गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ पूरा विश्वविद्यालय परिवार और सारे अनुज कुशल होंगे। अभी तक लाइव जुड़ने वालों की संख्या जो है वो मुझे दिख नहीं रही है। अगर आप सब लाइव आ गए हों तो कृपया हिंट करें। दो की संख्या है। गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस क्लियर होगी और मैं प्रॉपरली आप लोग को विजुअल हूँगा। अगर ऐसा है तो आप में से कोई मुझे हिंट कर दो। एनीवन? आई एम ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आपको मिल रही है प्रॉपर? ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पिछले हफ्ते कुछ असुविधा थी, दूसरा आप लोगों की जो संख्या थी वो निरंतर संतोषजनक नहीं थी, ठीक है। और आप लोगों से बार बार कही जाती है कि हाँ आपके सारे टीचर जो हैं वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। अब आप ऐसे अनुमान लगा लीजिए कि आज अभी अभी जस्ट मैं वापस आया हूँ। एक मेरे परिचित हैं, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी क्रिमिनेशन से अभी अभी जस्ट आ रहा हूँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हर एक टीचर जो आपको यहाँ क्लास में समय दे रहा है, आपके लिए थोड़ा वक्त निकाल रहा है, तो हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत परेशानियाँ भी होंगी, अपने व्यक्तिगत काम भी होंगे, अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली भी होगी, लेकिन उसके बावजूद आपके लिए वो प्रॉपर समय निकाल रहा है। उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि एक पिता और एक गुरु, यही दो ऐसे व्यक्ति हैं। जब आप विकास करते हैं, प्रगति करते हैं, आप कुछ अचीव करते हैं, तो आपका पिता और आपके गुरु, यही दो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपार खुशी को प्राप्त करते हैं। इसके सिवा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए, गुरु ना सही तो अपने परिवार, अपने पिता, उनके लिए ज़रूर करें, ठीक है। रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें और कुछ अचीव करें। चलिए, आज आपके साथ जो चीज़ें स्टार्ट करनी है, वो मैंने बोला था कि हाँ नया पार्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या अभी अगर जुड़ जाती है तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आज आपके साथ चैप्टर 16 यानी शरीर के प्रति अपराध के बारे में स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जो मेरे साथ इस समय लाइव कनेक्ट हैं, वो सभी एक प्लेन शीट अपने पास रख लें और एक पेन ले लें। आज की इस क्लास के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो चीज़ें आगे फिर परेशानी होगी। इसलिए एक प्लेन शीट अपने साथ ले लें और एक पेन ले लें, क्योंकि मैं अभी जो आपको है वो एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पेपर पेन अपने साथ ले लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी को, जो आपकी ऐसे कॉपी है, उस कॉपी को ऐसे कर लीजिए, ठीक है। लैंडस्केप में कर लीजिए अपनी कॉपी को, और अपनी कॉपी को लैंडस्केप करने के बाद सबसे ऊपर टॉप पे बीचों बीच में वहाँ लिखिए अपराध, क्राइम। सबसे पहले वहाँ लिखिए अपराध, क्राइम, ठीक है। उसके बाद जैसे उसको फ्लो चार्ट बनाते हैं तो ऐसे लाइन खींच के वर्टिकली 4 हिस्सों में उसे डिवाइड करिएगा, सॉरी टू पार्ट में फ्लो चार्ट बनाना है। सबसे पहले ऊपर लिखिए ऑफेंस या अपराध, उसके बाद उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करिए। इन 2 हिस्सों में नंबर 1 पे जो है वो लिखा जाएगा ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन, व्यक्ति के विरुद्ध अपराध। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं इस फ्लो चार्ट को जरूर बनाएं,
और ये मैं गारंटी देके कह रहा हूं कि इससे पहले ये फ्लो चार्ट कभी आपके जीवन में आपका साक्षात्कार इससे नहीं हुआ होगा, ये मेरी आपको गारंटी है। ठीक है, तो प्लीज ड्रॉ करिए। अपराध, अपराध को दो भागों में डिवाइड करिए। पहला पार्ट जो है वो व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध, व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध, और दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा राज्य के विरुद्ध अपराध। यानी अपराध जो होते हैं उनको अगर हम क्लासीफाई करें तो उनके सबसे पहले दो बड़े पार्ट हमारे सामने निकल के आते हैं। पहला पार्ट निकल के आता है ऐसे अपराध जो व्यक्तियों के विरुद्ध होते हैं, और दूसरे वो अपराध जो राज्य के विरुद्ध होते हैं। ये दो क्लासेस आपके सामने निकल के अब तक आ चुके हैं। अब इसके बाद जो व्यक्ति के विरुद्ध अपराध हैं, व्यक्ति के विरुद्ध अपराध हैं, उनको पुनः 4 हिस्सों में डिवाइड करें। उनको पुनः 4 हिस्सों में डिवाइड करें। पहला पार्ट जो है वो है शरीर के प्रति अपराध, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ये पहला हिस्सा होगा। सेकंड पार्ट जो है, दूसरा हिस्सा जो होगा वो होगा संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो चैप्टर 16 में पहला वाला है और चैप्टर 17 में दूसरा वाला हिस्सा है। ठीक है, तीसरा जो पार्ट होगा वो है मन के प्रति अपराध, मन के विरुद्ध अपराध, ऑफेंसेस अगेंस्ट फीलिंग एंड अटैचमेंट, ऑफेंसेस अगेंस्ट फीलिंग एंड अटैचमेंट, ये तीसरा पार्ट होगा। और चौथा पार्ट ख्याति के विरुद्ध अपराध, ऑफेंसेस अगेंस्ट क्या होगा, ख्याति, डिफॉर्मेशन, सॉरी, ख्याति के विरुद्ध अपराध, जिसको आप डिफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका व्यक्ति के विरुद्ध अपराध वाला पार्ट जो है, जिसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, वो चारों हिस्से आपके सामने तैयार हो गए। अब जो आपने राज्य के विरुद्ध अपराध वाला कॉलम बनाया था, उसको पुनः 5 हिस्सों में डिवाइड करें। सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए, इसको पहले 2 हिस्से में बांटिए। पहले 2 हिस्सों में राज्य के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध को 2 हिस्सों में बांटिए। पहले इसमें एक हिस्सा जो होगा, एक पार्ट जो होगा, वो राज्य के कृत्यों के प्रति अपराध, राज्य के कृत्यों के विरुद्ध अपराध, ऑफेंसेस अगेंस्ट एक्ट ऑफ स्टेट, राज्य के कृत्यों के विरुद्ध अपराध। और इसका जो दूसरा हिस्सा होगा वो होगा राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध अपराध। पहला पार्ट जो है वो है राज्य के कृत्यों के विरुद्ध अपराध, और दूसरा पार्ट जो है वो राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध अपराध। यानी पहला वाला हिस्सा जो आपने लिखा है, पहला पार्ट, वो क्या है, जैसे कोई राजाज्ञा होती है, कोई राज्य द्वारा कोई स्टेटमेंट निकाला जाता है, कोई लॉ बनाया जाता है, कोई आदेश पारित किया जाता है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, ये सारे के सारे पार्ट 1 में आपके आ जाएंगे। और पार्ट 2 जो है वो रिवोल्ट, क्रांति या राजद्रोह, ये सारे हिस्से जो हैं वो पार्ट 2 में आएंगे। इज इट ओके? आगे चलूं? अब आपने जो राज्य के कृत्यों वाला पार्ट जो आपने बनाया है, उसको पुनः 5 हिस्सों में डिवाइड करें। राज्य के कृत्यों के विरुद्ध अपराध वाले हिस्से को पुनः 5 भागों में डिवाइड करें। इन 5 हिस्सों में एक एक करके आप लिखें। देखिए, हो सकता है आपको थोड़ी असुविधा हो रही हो इस समय फ्लो चार्ट बनाने में,
लेकिन यकीन जानिए, मैं ये गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूं कि ये फ्लोट चार्ट एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन के आंसर आप इससे बता सकते हैं। इसलिए मैं इसे बनवा रहा हूं। और चूंकि इस समय मैं मेरे पास जिस जगह पे हूं वहां व्हाइट बोर्ड की सुविधा नहीं है, इसलिए आपको मैं ओरली बोल के लिखा रहा हूं। ओके, तो राज्य के कृत्यों के विरुद्ध अपराध वाले हिस्से को पुनः 5 हिस्सों में बांटिए। इन 5 हिस्सों में पहला हिस्सा जो होगा, पहला पार्ट जो होगा, वो होगा लोक शांति के विरुद्ध अपराध। लोक शांति के विरुद्ध अपराध पहला पार्ट, नंबर 1। फिर नंबर 2 जो है वो है प्रशासनिक एवं कार्यपालकीय कृत्य, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वर्क। दूसरा पार्ट जो है वो है प्रशासनिक एवं कार्यपालकीय कार्यों के विरुद्ध अपराध, ऑफेंस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वर्क। ये आपका दूसरा हिस्सा हुआ, दूसरा पार्ट हुआ। तीसरा पार्ट जो है वो है न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध अपराध, ऑफेंसेस अगेंस्ट जुडिशियल वर्क। ऑफेंसेस अगेंस्ट जुडिशियल वर्क, ये नंबर 3 हुआ। नंबर 4 वित्तीय, फाइनेंस, ठीक है, वित्तीय कृत्यों के विरुद्ध अपराध, ऑफेंसेस अगेंस्ट इकोनॉमिकल वर्क। और चौथा जो है वो विस्तार कृत्यों के विरुद्ध अपराध, विस्तार कृत्यों के विरुद्ध अपराध, वर्क दोज आर एडिशनल, वर्क दोज आर एडिशनल। इज इट ओके? यहां तक कंप्लीट है। मैंने कॉपी को लैंडस्केप में इसीलिए कहा था, अभी आपको और करना है, थोड़ा सा और है। अब जो आपने शरीर के प्रति अपराध जो आपने लिखा था, अभी कंप्लीट नहीं है, अभी आगे बढ़ें। जो आपने शरीर के प्रति अपराध खोजिए, आपने व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, उसके नीचे पहला वाला जो आपने लिखा है शरीर के प्रति विरुद्ध अपराध, उसको आगे बढ़ाइए और उसको पुनः 3 हिस्सों में डिवाइड करें। जो भी सवाल जवाब है मैं आखिरी के 10 मिनट में सारे क्वेश्चन के आंसर लूंगा। प्लीज अपने क्वेश्चन को कहीं नोट कर लें। ठीक है, तो जो आपने शरीर के प्रति अपराध लिखा है उसको आगे बढ़ाइए और उसको पुनः 3 हिस्सों में डिवाइड करें। इसका पहला हिस्सा होगा वो होगा जीवन के विरुद्ध अपराध, लाइफ, जीवन, जीवन के विरुद्ध अपराध, इसका पहला हिस्सा होगा। दूसरा हिस्सा जो होगा वो होगा शरीर के विरुद्ध अपराध, और तीसरा हिस्सा जो होगा वो होगा स्वतंत्रता के विरुद्ध अपराध। ठीक है, यानी आपने शरीर के प्रति जो अपराध वाला कॉलम बनाया था उसमें फिर से आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें, और तीनों में पहला जो होगा वो जीवन के विरुद्ध अपराध, दूसरा हिस्सा जो होगा वो शरीर के प्रति अपराध, और तीसरा जो होगा वो स्वतंत्रता के विरुद्ध अपराध। देखिए, जीवन के विरुद्ध अपराध के लिए
जो जीवन की परिभाषा दी गई है, लाइफ की परिभाषा दी गई, डेफिनेशन दी गई है, वो आपको सेक्शन 45 में जीवन की परिभाषा दी है। डेफिनेशन क्लॉज में, आईपीसी के डेफिनेशन क्लॉज में जीवन की परिभाषा बताई गई है। और सेक्शन 46 में मृत्यु की परिभाषा बताई गई है। यहीं पे इसे नोट कर लीजिए, बगल में कहीं छोटा सा, ठीक है, ताकि कभी पीटी में आपसे पूछा जाए तो आप इसके लिए कंफर्म रहें। 45 और 46। इसके बाद शरीर के प्रति जो अपराध है, वहां उन अपराधों के बारे में बात होगी जो जैसे उपहति, घोर उपहति, ठीक है, हमला, आपराधिक हमला, इस तरह के अपराध जो होंगे वो शरीर के विरुद्ध अपराध होंगे, ठीक है। रेप, इस तरह के जो अपराध होंगे वो शरीर के विरुद्ध अपराध होंगे, जिनको हम इस कैटेगरी में रखेंगे। और तीसरा, स्वतंत्रता के विरुद्ध अपराध। स्वतंत्रता के विरुद्ध के अपराध का मतलब यहां है जैसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध, या फिर अपहरण, एडेप्शन, किडनैपिंग, ये सारे के सारे इस क्लास में आएंगे, ठीक है। चलिए, अब ये जो जीवन आपने लिखा है ना, जो जीवन लिखा है, इसको पुनः 4 क्लासेस में डिवाइड करिए। जीवन को, जो जीवन वाला अभी कॉलम आपने बनाया है, उसको पुनः 4 हिस्सों में डिवाइड करें। जीवन वाले पार्ट को पुनः 4 हिस्सों में डिवाइड करें, जिसमें पहला कॉलम जो होगा वो होगा मानव वध। पहला हिस्सा जो होगा वो होगा मानव वध। दूसरा हिस्सा जो होगा वो आत्महत्या, सुसाइड। तीसरा हिस्सा जो होगा वो होगा भ्रूण हत्या, सेक्शन 312, शायद 310 या 312 माइट पॉसिबल, ठीक है, भ्रूण हत्या। और चौथा पार्ट जो होगा वो होगा शिशु हत्या। शिशु हत्या। अब भ्रूण हत्या और शिशु हत्या में क्या अंतर है, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो ये 4 हिस्से जो होंगे वो होंगे, जीवन वाले कॉलम को आप 4 भागों में बांटेंगे, जिसमें पहला कॉलम जो होगा वो मानव वध, दूसरा जो होगा वो आत्महत्या, तीसरा जो होगा वो भ्रूण हत्या, और चौथा हिस्सा जो होगा वो शिशु हत्या का होगा, ठीक है। अब ये मानव वध वाला जो कॉलम है, मानव वध, इस कॉलम को पुनः 2 हिस्सों में डिवाइड करें। मानव वध को पुनः 2 हिस्सों में डिवाइड करें। मानव वध वाले कॉलम को पुनः 2 हिस्सों में डिवाइड करें। पहला हिस्सा जो होगा अनअपराधिक मानव वध, अनअपराधिक मानव वध, और दूसरा हिस्सा जो होगा वो आपराधिक मानव वध। पहला हिस्सा जो होगा वो अनअपराधिक, यानी ऐसा मानव वध जो अपराध की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है, अनअपराधिक मानव वध। और दूसरा हिस्सा जो होगा वो आपराधिक मानव वध का होगा। अब अनअपराधिक मानव वध वाला जो कॉलम है उसको दोबारा 2 हिस्सों में डिवाइड करें। अनअपराधिक मानव वध को पुनः 2 हिस्सों में डिवाइड करें। एक हिस्सा जो होगा वो होगा क्षम्य, एक्सक्यूजेबल, क्षम्य, एक्सक्यूजेबल। और दूसरा हिस्सा जो होगा वो न्यायानुमत, जस्टिफिकेबल, जस्टिफिकेबल दूसरा हिस्सा होगा। पहला हिस्सा
पहला हिस्सा क्षम्य, एक्सक्यूजेबल। अब आपराधिक मानववध वाला जो आपने कॉलम बनाया है उसको दोबारा दो हिस्सों में बांटें, इसको दोबारा दो हिस्सों में बांटें। पहला हिस्सा जो होगा, पहला पार्ट जो होगा वो होगा हत्या की कोटि में आने वाला, हत्या की कोटि में आने वाला पहला हिस्सा जो है वो, और दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट जो होगा वो हत्या की कोटि में ना आने वाला। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो है जो हत्या की कोटि में आने वाला है, और दूसरा पार्ट जो हत्या की कोटि में नहीं आता वो। बस एक और है। अब ये हत्या की कोटि में ना आने वाला जो आपने पार्ट बनाया है इसको दोबारा दो हिस्सों में बांट लें। इसमें एक में सेक्शन 304, पहले पार्ट में जो दो हिस्सों में आपने बांटा है, इसमें पहले पार्ट में सेक्शन 304 304A दोनों लिखिएगा, 304 और 304A। और दूसरा पार्ट जो है वो है, सेकंड वाला पार्ट, दूसरा पार्ट जो है वो है सेक्शन 300 के पांचों अपवाद, सेक्शन 300 के पांचों अपवाद। थैंक यू इतनी मेहनत करने के लिए। अब अगर आप जरा 2 मिनट के लिए, अभी आपने जो ये फ्लो चार्ट बनाया है स्क्रीन से नजरें हटा के 2 मिनट 3 मिनट के लिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से एक बार देख लें। इस पूरे फ्लो चार्ट को एक बार पूरी तरह से देख लें। अब इस फ्लो चार्ट में जो आपको पढ़ना है, तो वो जीवन को जो आपने डिवाइड किया था, जीवन को जो आपने डिवाइड किया था, उसमें जो मानव वध है, उसमें जो मानव वध है हमें वो पढ़ना है। स्टेट के अगेंस्ट वाला जो है उसमें देखिए, सबसे पहले राज्यों के विरुद्ध अपराध है सबसे नंबर 1 पे। उसके बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक राज्य के कृत्यों एक्ट के विरुद्ध अपराध और दूसरा राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध अपराध। ये 2 भाग होंगे पहले। उसके बाद पुनः इसके 5 हिस्से होंगे। राज्य के कृत्यों वाला जो पार्ट है उसके 5 हिस्से होंगे। उसमें पहला जो है वो लोक शांति के विरुद्ध है, दूसरा प्रशासनिक एवं राज्यपालकीय कृत्यों के विरुद्ध है, तीसरा न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध है, चौथा वित्तीय फाइनेंशियल वित्तीय कृत्यों के विरुद्ध है, और पांचवा जो है वो विस्तार कृत्यों के विरुद्ध, विस्तार कृत्यों के विरुद्ध। होप आपने ये फ्लो चार्ट तैयार कर लिया होगा। अब पहला सवाल ये निकल के आता है कि इतना बड़ा फ्लो चार्ट मैंने क्यों बनवाया। बहुत बड़ा होगा मुझे पता है, पूरा का पूरा पेज फुल हो गया होगा, बहुत सारे लोग तो पेज पलट के दूसरे साइड भी गए होंगे। अब इसकी यूटिलिटी क्या है आप समझ लीजिए। जब कभी आपसे पहला सवाल पूछा जाए अपराध क्या है,
ठीक है, अपराध क्या है, तो वहां इसका पहला पार्ट यानी पहले दो स्टेजेस आप बना दिए तो आपने अपने सवाल का पूरा जवाब दे दिया, अपराध क्या है इसको समझाने के लिए। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये है कि जब आपसे पूछा जाए शरीर के विरुद्ध अपराध, कोई सवाल आपसे पूछा गया शरीर के विरुद्ध अपराध से संबंधित, तो आप इसका जो सेकंड पार्ट है, जहां देखिए आपने लिखा है शरीर के प्रति अपराध, चैप्टर 16 वाला जो हिस्सा है, उसमें आपने उसको 3 हिस्से में बांटा है, जीवन, शरीर और स्वतंत्रता। ठीक है, और उसके बाद का जो हिस्सा है वो आप बना देंगे। छोटे छोटे वर्ड लिखने हैं आपको, एक बार आपको इसको दिमाग में फिट करना है, थोड़ा सा समझना है। एक बार ये फिट हो गया तो इतनी आसानी से आपको तैयार हो जाएगा कि आप कहीं भी इसे किसी भी सवाल के जवाब में व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, इसमें चौथा का कॉलम जो है वो है ख्याति के विरुद्ध अपराध। ख्याति जिसको आप डिफॉर्मेशन में पनिश करते हो, सेक्शन 499 और 500। इज इट ओके? देखिए आपको जो आज पढ़ाना था वो सेक्शन 299 पढ़ाना था। ठीक है, यहां से स्टार्ट करना था। तो आज ये फ्लो चार्ट जरूरी इसलिए था क्योंकि अपराध क्या है और अपराध में आपराधिक मानववध किस जगह पर अपना स्थान रखता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कहां पर इसका कितना महत्व है, इसलिए ये फ्लो चार्ट आज आपके लिए जरूरी था। और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये गारंटी है कि ये फ्लो चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप इस फ्लो चार्ट को बहुत बारीकी से तैयार कर लेंगे तो लगभग जो प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन होते हैं या जो सैद्धांतिक सवाल जो होते हैं उनमें आपको इसका बड़ा इस्तेमाल होगा। ठीक है, जब आप मेंस लिखते हैं। इस पे कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी सवाल होगा तो मैं लास्ट के 10 मिनट उस पे लूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं सेक्शन 299। कॉपी पेन आपके हाथ में ही है, अगर जगह हो तो जरा पलट के 3 लाइन आपको लिखनी है, केवल 3 लाइनें। सेक्शन 299 में सिर्फ 3 लाइनें आपको लिखनी है। आपराधिक मानववध तब होगा जबकि, आपराधिक मानववध तब होगा जबकि नंबर 1 मृत्यु कारित करने का आशय हो। नंबर 1 मृत्यु कारित करने का आशय हो। नंबर 2 ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय जिससे मृत्यु हो जाना संभाव्य हो। दूसरा पॉइंट फिर से बोल रहा हूं, ऐसी शारीरिक क्षति करने का आशय जिससे मृत्यु हो जाना संभाव्य हो। और नंबर 3 इस ज्ञान का होना कि यह संभव है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर सकेगा। सिर्फ ये 3 लाइनें ऐसी हैं जो आपके सेक्शन 299 को पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं। देखिए
सेक्शन 299 को पढ़ाने का जो तरीका होगा मेरा, मैं इसलिए आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है आपको इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पीटी में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें अगर ऑप्शन सिमिलर हो गए, मिलते जुलते ऑप्शन हो गए, तो अधिकांशतः आपसे 299 300 में गलती हो जाती है। इसी वजह से आपको 299 को मैं अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने आपको 3 पॉइंट लिखवाए हैं। पहला पॉइंट जो है वो ये है मृत्यु कारित करने का आशय। दूसरा पॉइंट है ऐसी शारीरिक क्षति करने का आशय जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। ठीक है, मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। और तीसरा उस ज्ञान का होना, उस ज्ञान का होना कि कारित कार्य से मृत्यु होना संभाव्य है। सिर्फ यही 3 चीज हैं जो की पॉइंट हैं। अगर किसी प्रॉब्लम में ये तीनों में से कोई भी एक चीज मिल जा रही है तो आप समझ लीजिए कि वो सेक्शन 299 है। और आगे से स्पष्ट करते हैं, अगर इन तीनों जो अभी आपने की पॉइंट लिखे हैं, इन तीनों चीजों का अभाव है, अगर ये तीनों चीजें नहीं हैं, तो ये मान लीजिए कि कार्य चाहे जिस प्रकृति से किया गया हो, ठीक, कार्य चाहे जिस प्रकृति से किया गया हो, उसमें कार्य का परिणाम जो होगा वो आपराधिक मानव वध नहीं होगा। अगर ये तीनों नहीं मिल रहे हैं तो, ठीक है। बात शायद समझ में नहीं आई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। यदि ये लिखे हुए आपको जो अभी बताए हैं, ये तीनों पॉइंट अगर किसी प्रॉब्लम में नहीं हैं, किसी केस में नहीं हैं, तो ये मान लीजिए कि उस कार्य को चाहे जिस प्रकृति से किया जाए, चाहे जिस तरीके से किया जाए, वो आपराधिक मानव वध नहीं होगा। याद करिए चतुर सिंह का वाद, चतुर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। याद करिए क्या है केस। फैक्ट ये है, अंधेरे में 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। उनके बीच में एक महिला जो है वो आ गई, उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था, ठीक, और ए ने बी से मुक्के से प्रहार किया। वह मुक्का उस बालक के सर पे लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कौन सा अपराध हुआ, यहीं से वो डिसाइड होगा, इसी जगह से वो डिसाइड होगा, क्योंकि हत्या तो वो हो नहीं सकती, ठीक है, अचानक हुआ। अब यहां इसका जो पॉइंट निकल के आ रहा है, दूसरा पॉइंट, आशय, मृत्यु करने का आशय नहीं था और ना ही उसे ज्ञान था कि ये जो करने जा रहा है उससे मृत्यु हो जाएगी। तो ये क्या होगा, अगर घूंसे से सिर्फ मारा है, अगर सिर्फ घूंसे से मारा है, ठीक है, तो ये उपहति होगी, उपहति, केवल उपहति होगी, ठीक है। अगर दोनों लाठी से लड़ रहे थे, अगर दोनों ए और बी लाठी से लड़ रहे थे और उसी समय अंधेरे में एक महिला बीच बचाव करने के लिए अपनी गोद में बच्चा लेके आती है और ए द्वारा जो लाठी से प्रहार किया गया वो बच्चे के कंधे या बच्चे के सर पे लग गया, जिससे कि उसकी मृत्यु कारित हो गई, तो यहाँ लाठी का प्रहार जो है वो अगर एक साधारण व्यक्ति को लगता तो ग्रेवियस हर्ट होता, मृत्यु नहीं होती। तो यहाँ वो व्यक्ति ग्रेवियस हर्ट के लिए जिम्मेदार होगा, ना कि कल्पेबल होमिसाइड के लिए या मर्डर के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अभी इन चीजों से आपको इतना स्पष्ट हो गया होगा। सिर्फ 3 बातें याद रखिएगा, 299 को जज करने के लिए सिर्फ 3 बातें याद रखिएगा। पहली बात क्या है, अगर मृत्यु करने का आशय नहीं है तो 299 नहीं होगा।
दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसी शारीरिक क्षतिकारी करने का ज्ञान हो जिससे मृत्यु संभाव्य हो, या ऐसी शारीरिक क्षति करने का आशय हो जिससे मृत्यु संभाव्य है, तो उस कंडीशन में 299 होगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी पॉइंट उपस्थित नहीं है, तीनों अनुपस्थित हैं, तो मानव वध, आपराधिक मानव वध नहीं होगा। ठीक है। अब एक और बात इसमें निकल के आती है कि अगर विद्वेष, विद्वेष समझ रहे हैं, विद्वेष मतलब मेलाफाइड, ठीक है, अगर विद्वेष है तो क्या विद्वेष इसका एक आवश्यक तत्व होगा? तो याद रखिएगा 299 के लिए विद्वेष, विद्वेष यानी मेलाफाइड इंटेंशन, ये कोई प्रभाव नहीं रखता है जब तक ये तीनों पॉइंट नहीं है। तो अगर मान लीजिए तीनों में से कोई भी एक भी पॉइंट नहीं है, जो आपने अभी 3 पढ़े हैं, 3 जाने हैं, अगर तीनों में से कोई एक पॉइंट नहीं है और मामला जो है वो चैप्टर 4 साधारण अपवाद के अंतर्गत आ रहा है, तो विद्वेष का कोई फर्क नहीं होता है, कितना भी बुरा मेलाफाइड इंटेंशन हो। ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट नहीं है और मामला साधारण अपवाद चैप्टर 4 के अंतर्गत अगर आ रहा है, तो विद्वेष कोई मतलब नहीं रखता, मेलाफाइड इंटेंशन कोई मतलब नहीं रखता है। अभी जो मैंने बात कही उसको फिर से आप सुन लीजिए। अगर रिवर्स मोड में कहता हूं, नेगेटिव फॉर्मेट में आपसे कहता हूं, अगर इन तीनों में से कोई एक पॉइंट है, अभी मैंने आपसे क्या था, तीनों अगर अनुपस्थित है और मामला चैप्टर 4 में आ रहा है, तो आपराधिक मानववध नहीं है। अब इसको पॉजिटिव फॉर्म में पकड़ लीजिए कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक मामला हो, कोई भी एक चीज साबित हो रही हो और मामला जो है, मैटर जो है वो चैप्टर 4 में ना आता हो, तो ऐसा अपराध आपराधिक मानववध होगा, कल्पेबल होमोसाइड होगा। ठीक है। देखिए, ये तीनों जो मैंने लिखाए हैं कहीं बाहर से, विदेश से या एलियन नहीं बता के गए। जब आप 299 के, जब आप इलस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये तीनों वहां बताए गए हैं, तीनों पॉइंट वहां इलस्ट्रेशन में ही मेंशन है। एक उसका इलस्ट्रेशन ये है कि एक व्यक्ति जो है वो गड्ढे को घास और लकड़ियों से ऐसा छिपा देता है, ठीक है, ताकि ए उस रास्ते से आए और उस गड्ढे में गिर जाए, जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाए। आशय है, ठीक है, आशय मिल गया ना, आशय उसका है। भले वो गड्ढे में गिरने से मरे या ना मरे, उसको इस बात का ज्ञान हो कि ना हो कि इस गड्ढे में गिरने से किसी की मृत्यु हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, दोनों चीजें एब्सेंट हैं, पहला वाला पॉइंट सिर्फ है आशय, इंटेंशन। ठीक है, अगर वो है और ए उस रास्ते से आता है, उस भूमि को समतल समझ के उस पे चलता है और गिर जाता है, गिरने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यहां जो कार्य किया गया उस कार्य का परिणाम कल्पेबल होमोसाइड होगा, आपराधिक मानव वध होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला इंटेंशन वाला एक पार्ट यहां उपस्थित है। इसी तरह से एक और उदाहरण है, उसमें देखिएगा कि ए जेड को
ए जेड को एक दिशा विशेष की तरफ झाड़ी में गोली चलाने के लिए कहता है और ए को पता है कि उस झाड़ी के पीछे बी छुपा हुआ है, भले जेड को इस बात की जानकारी नहीं है। ठीक है, मिल गया होगा। अगर आप बेर लेके बैठे होंगे तो आपको ये उदाहरण मिल गया होगा। ठीक, तो अब अगर जेड झाड़ी की तरफ गोली चला देता है, देखिए झाड़ी की तरफ गोली चलाने से यह बात साबित नहीं हो जाती कि 100% वहां बी जो छुपा है या बैठा हुआ है वो मर ही जाएगा। यह सिर्फ संभावना है, एक प्रिडिक्शन है, एक अंदाजा है। हो सकता है झाड़ी के इधर उधर चली जाए गोली, मृत्यु ना हो, डेथ ना हो, लेकिन इसके बावजूद ए जानता है। और ए क्या जानता है? ए ये जानता है कि मृत्यु होने की संभावना है, यानी ए को ज्ञान है। ठीक है, और अगर जेड गोली चला देता है और उस गोली चलाने में अगर वहां बैठे बी की मृत्यु कारित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है जेड किसी लाइबिलिटी, उसको कोई लाइबिल हो ना हो, साधारण अपवाद में उसे बचाव मिल सकता है, तथ्य की भूल की जानकारी नहीं थी। ठीक है, या और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जिसने गोली चलाने के लिए यानी ए ने जो निर्देशित किया वो आपराधिक मानववध धारा 299 के अंतर्गत दोषी होगा। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, आज बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको थोड़ा सा कुछ विशेष देने का मूड है। इसी तरह से एक और इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन ये है, उसी में दिया हुआ है कि ए जो है वो एक मुर्गे को मारने के लिए गोली चलाता है और उसको नहीं पता कि उस झाड़ी जो मुर्गे के पास है, उस झाड़ी के पीछे बी बैठा हुआ है और वो गोली चला देता है मुर्गे को मारने के लिए। भले मुर्गे को मार के चोरी करना हो, भले जिस बंदूक से वो गोली चला रहा हो वो बिना लाइसेंस की हो, ठीक है, दोनों कार्य अवैध हैं, ध्यान रखिएगा। बिना लाइसेंस के बंदूक है और मुर्गे को मार के चुरा ले जाना, ये कार्य भी आपराधिक हुआ, अवैध कार्य हुआ। भले दोनों कार्य आपराधिक हैं, अवैध हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ए ने गोली चलाई और गोली झाड़ी के पीछे बैठे हुए बी को लग गई, तो इस स्थिति पे किया गया कार्य आपराधिक मानववध की कैटेगरी में नहीं आएगा, धारा 299 लागू नहीं होगी। ठीक है, देखिए इसी बात को पकड़ के हम एक और अंतर पा लेते हैं। एक और अंतर यह है कि इंग्लिश लॉ क्या कहता है 299 कल्पेबल होमोसाइड पे, कभी किसी ने ध्यान दिया है? ब्रिटेन का लॉ जिसको हम फॉलो करते चले आए हैं, इसको भी जान लीजिए आज। देखिए ब्रिटिश लॉ में अगर कोई घटना, कोई मानववध दुर्भाग्यवश हो जाती है, दुर्घटनावश हो जाती है, अनजाने में हो जाती है, तो ब्रिटिश लॉ कोई एग्जम्पशन नहीं देता है। याद रखिएगा, ब्रिटिश लॉ कोई एग्जम्पशन नहीं देता है। और ये स्थिति 1957 तक बनी हुई थी। आज स्थिति लगभग सिमिलर है, लगभग एग्जैक्ट नहीं है, दोनों के प्रोसेस में अंतर है, लेकिन 1957 के पहले तक वहां स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल फॉलो होता था। ठीक है, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत ये जो कंडीशन हुआ करती थी, उसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में अगर दुर्भाग्यवश या दुर्घटनावश भी कोई आपराधिक कृत्य हो जा रहा है, जैसे अभी आपने मुर्गे वाला उदाहरण आपने देखा, तो उस मुर्गे वाले उदाहरण में क्या होगा, अगर ये घटना ब्रिटेन में होगी, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को फॉलो किया जाएगा। और
मैंने जो सवाल जवाब के लिए, आप ध्यान रखिएगा कि सवाल जवाब के लिए मैंने अंतिम के 10 मिनट आपके लिए निर्धारित कर रखे हैं। तो आपके जो सवाल हों उस पर खूब बातें करिएगा। विश्वास मानिए, जितना बातें करना आपको अच्छा लगता है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आपसे खूब बातें करूँगा, लेकिन अभी टॉपिक पे रहें। तो ब्रिटेन में अगर ये मुर्गे वाला कांड हो, ठीक है, झाड़ी के पीछे हो, तो वहाँ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को फॉलो किया जाएगा। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंतर्गत वहाँ पर जो गोली से झाड़ी के पीछे मुर्गा मारने में अवैध बंदूक से जो गोली चलेगी उसमें कल्पेबल होमोसाइड होगा। लेकिन भारत में ये कल्पेबल होमोसाइड नहीं होगा। ये डिफरेंस है 1957 से पहले तक। तो अक्सर कभी कभी आप देखते होंगे कि आपको जो कन्फ्यूज़न हो जाता है, कोई प्रॉब्लम दे दी गई, अब आप कंफ्यूज हो गए कि इसमें कल्पेबल होमोसाइड होगा कि मर्डर होगा, ठीक है, कि ग्रेवियस हर्ट होगा या कोई और अपराध होगा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में ये डिफरेंस है, और ख़ास तौर से तब जब मामला 1957 के पहले का रहा हो, ठीक है। देखिए क्या अंतर है, क्यों ऐसा माना जाता है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक, वो बड़ा कीमती घड़ी पहन के जा रहा है। एक चोर जो है वो आता है, उस घड़ी को छीनता है और जिस व्यक्ति ने पहना है उसे धक्का दे दिया। धक्का देने से उसका सर जो है वो पत्थर पे टकरा गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो कार्य अवैध है, चोरी है ना। लेकिन इस अपराध के लिए जो अवैध कार्य कर रहा है उसके लिए उसे कल्पेबल होमोसाइड के लिए पनिशमेंट देना ये सही नहीं है। भारतीय विधि में इंटेंशन को पकड़ा जाता है, ठीक है। जो क्रक्स है, जो एसेंशियल है, वो उसको इंटेंशन को माना जाता है कि आपको मारने का इंटेंशन था या नहीं था। लेकिन ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश लॉ में जो सबसे बड़ी चीज है, वहां पर परिणाम, रिजल्ट, उसको ध्यान में दिया जाता है। इसी पर कैनी ने अपनी एक किताब है उसमें इस चीज को लिखा भी था, मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है। कैनी ने ये लिखा था कि अगर मान लीजिए जो जेब कतरे हैं वो जेब काट रहे हैं और किसी के जेब में कोई बंदूक है और जेब काटते समय वो बंदूक जो है वो ट्रिगर दब जाता है और फायर हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या उस चोर को हम फांसी की सजा दें? कृत्य वही है, एक व्यक्ति जो है वो जेब काट रहा है और वो जेब काट के निकल गया, मान लीजिए पकड़ भी गया। एक व्यक्ति जेब काटते समय वो पकड़ गया और दूसरा व्यक्ति जेब काटते समय बंदूक चल गई जिससे मृत्यु हो गई। तो एक को तो साधारण कारावास और दूसरे को फांसी, जबकि कृत्य, कार्य जो किया है दोनों ने एक बराबर किया है। बंदूक रखना, बंदूक भरी होना और गोली चल जाना ये केवल दुर्भाग्य और दुर्घटना है, और दुर्भाग्य और दुर्घटना के लिए किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। ये भारतीय विधि है, इंडियन लॉ है। लेकिन ब्रिटेन का लॉ, इंग्लिश का लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर इंटेंशन कोई मतलब नहीं है, परिणाम जो है, रिजल्ट जो है वो मायने रखता है। यानी गोली चल गई और व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसे मृत्युदंड या आपराधिक मानववध के लिए उसे दंडित किया जाएगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो था वो काफी पुराना था। धीरे धीरे करके लोगों ने जो ब्रिटेन की जो संसद थी या ब्रिटेन की जो न्यायपालिका थी, इस चीज को थोड़ा लिबरल करने की कोशिश की। लेकिन उसी समय एक और केस आ गया। इस केस को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डीपीपी वर्सेस बियर्ड्स। डीपीपी, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड का केस उसी समय आ गया। और जैसे ही ये केस आया, इस केस को आपके फैक्ट में बता चुका हूं जब 85-86 पढ़ा रहा था, उसी समय इस केस के आने के बाद कोर्ट ने फिर स्ट्रिक्ट तरीका जो है वापस एकदम कंज्यूम कर लिया। जो लिबर्टी, जो लिबरल हो रहे थे, थोड़ा ढील दे रहे थे कि नहीं थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, तो डीपीपी वर्सेस बियर्ड के केस के आने के बाद फिर से एकदम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला केस जो है फिर वो फॉलो हो गया। लेकिन 1957 में, 1957 में कल्पेबल होमोसाइड एक्ट
कल्पेबल होमोसाइड एक्ट जो है, उस एक्ट क्या सेक्शन 17 धारा 17, ठीक है, कल्पेबल होमोसाइड हिंदी में क्या है वो, आपराधिक मानव वध अधिनियम 1957 की धारा 17 में इस चीज को समाप्त कर दिया गया। और अब जो स्थिति है, आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज की स्थिति जो है वो लगभग सेम है, पूरी तरह नहीं सेम है, लगभग सेम है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें इंग्लिश लॉ और ब्रिटेन के लॉ को देखें तो 3 बातें हमारे काम के लिए निकल के आती है। पहली बात जो आती है वो ये है कि इंडियन केस लॉज और फॉरेन के केस लॉज जो हैं, उन केस लॉज को पढ़ते समय या डिसीजन देते समय या केस लॉ की तरह, नज़ीर की तरह जब हम उसको लेते हैं तो हम ब्रिटिश लॉ का जो 1957 के पहले का अगर हम कोई मैटर नज़ीर बनाते हैं, केस लॉ बनाते हैं या डिसीजन का ग्राउंड बनाते हैं तो वहाँ हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो सेक्शन 299 है, 299 में जो कल्पेबल होमोसाइड की जो डेफिनेशन दी गई है वो कंप्लीट नहीं है। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, क्यों वो मैं बता रहा हूं आपको। 299 में जो कल्पेबल होमोसाइड की डेफिनेशन दी गई है वो कंप्लीट नहीं है अपने आप में। कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसी हिस्से में, इसी पार्ट में सेक्शन 304 उसको डाल दिया गया है। 304 ए जो है वो उतावलेपन और उपेक्षा में मृत्यु कारित करने की बात करता है, जहां 2 साल का पनिशमेंट है। तो इतने, जहां आप एकदम से आप चेंज कर दे रहे हैं, मृत्यु वहां भी हो रही है, ठीक है, लेकिन उतावलेपन और उपेक्षा के कारण हो रही है, जहां आप पनिशमेंट को बहुत हल्का कर दे रहे हो। तो ये डेफिनेशन अपने आप में 299 की जो है वो कंप्लीट और परफेक्ट नहीं है। और तीसरी चीज जो निकल के आती है वो ये है कि सेक्शन 299 जो है वो किसी अपराध को तो बताता है लेकिन उसका कोई पनिशमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है। यानी ये कहें कि कोई फिक्स ये अपराध नहीं है 299, क्योंकि अपराध तब होगा जब उसके लिए दंड का प्रावधान होगा, ठीक है। तो 299 के लिए जो दंड का मतलब इन शॉर्ट ये समझिए कि ये अपराधों को क्लासिफाई करने का एक तरीका है 299, ठीक है। आपराधिक मानव वध जो है वो एक क्लास है, ग्रुप है। अब इसके 3 सब क्लॉसेस हैं। आपराधिक मानव वध जो है वो अपने आप में एक ग्रुप है, एक ग्रुप है। इस ग्रुप के 3 अलग अलग हिस्से हैं। कौन कौन से हिस्से हैं? पहला ये जान लीजिए कि जो सबसे नंबर 1 का होता है, यानी उच्चतम कोटि का, सबसे अपर क्लास का जो होगा वो आपका 302 हो जाएगा, 302, ठीक। और जो सेकंड क्लास का होगा उस क्लास में आपके सेक्शन 304 का सब क्लॉज ए, ठीक है, खंड 1 ये आ जाएगा। और जो थर्ड कोटि का होगा, तीसरी कोटि का होगा, उसमें 304 का खंड 2। तो ये आपराधिक मानव वध जो है ये एक ग्रुप है। इसके 3 सब क्लॉसेस हैं। पहला क्लॉज जो है वो सेक्शन 302, दूसरा क्लॉज जो है वो 304 का खंड 1 पार्ट 1, और तीसरा सब क्लॉज जो है वो 304 का खंड 2। और ये बात मैं आपसे हवा में नहीं कह रहा हूं, बरकत उल्लाह वर्सेस इंपरर, बरकत उल्लाह वर्सेस इंपरर 32 PR 1887 1887 1887 के केस में इस क्लासिफिकेशन को खुद डिफाइन किया गया है, ठीक है। यानी सेक्शन 299 जो है वो अपने आप में कोई अपराध नहीं है, ये एक ग्रुप है। इसके 3 सब ग्रुप हैं, सब क्लासेस हैं, जिसमें पहला जो हिस्सा है वो 302, दूसरा हिस्सा 304 का पार्ट 1, और तीसरा हिस्सा जो है वो 304 का पार्ट 2।
देखिए, अगर इन सारी बातों को कंक्लूड करें, जो आज हमने बात की है उसको कंक्लूड करें, तो आपराधिक मानव वध, कल्पेबल होमोसाइड में से अगर हम सेक्शन 300 हत्या 300 को अगर हम निकाल दें, यानी उसके एसेंशियल को हम अगर निकाल दें, तो जो कुछ बचता है, ठीक, वो हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानववध है। इस सेंटेंस को, इस डेफिनेशन को फिर से आप एक बार सुन लें। आपराधिक मानववध में से हत्या को, यानी सेक्शन 300 को अगर निकाल दे, तो शेष जो कुछ भी बचता है वो हत्या की कोटि में ना आने वाला मानववध, ठीक है, वो हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानववध है। ये डेफिनेशन, ये जो स्टेटमेंट है, ये सफरुद्दीन न्यायाधीश का नाम है, माननीय सफरुद्दीन जी ने रियाउद्दीन के मैटर में इस डेफिनेशन को डिलीवर किया था। अभी मैंने सेक्शन 299 नहीं पढ़ाया आपको, ये दिमाग में रखिएगा। अभी मैंने शुरू भी नहीं किया सेक्शन 299। ये सिर्फ और सिर्फ 299 का इंट्रोडक्शन है, एक जो उसका प्रिंसिपल क्लॉज है वो है। कल आपसे सेक्शन 299 का जो भी सेक्शन जो कहता है आईपीसी का, वो हम बताएंगे। आज आपसे कोई, मैंने 299 आपको बिल्कुल अभी नहीं स्टार्ट किया, बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, ठीक है। और संख्या 81, और मैं देख रहा था काफ़ी देर तक 96 तक हो गई थी। आप लोगों ने मेरी बात का इतना सम्मान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके दिमाग में जो सवाल हों वो आप पूछ सकते हैं। देखिए, ये सेक्शन मैंने इसलिए ये इतना जो आपको थोड़ा सा डेप्थ में चला गया था, नो डाउट, और बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल, ऐसी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की, लेकिन वास्तविकता ये है कि गलतियां सबसे ज़्यादा यहीं होती है जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं। और यहाँ से कम आपको समझ लीजिए कि एक एग्ज़ाम में, एक पेपर में अगर आप पीटी दे रहे हैं तो 3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अभी क्या है, आपने क्या ये जाना, अच्छा, स्टेटमेंट ये जान लीजिए, आपराधिक मानववध में से हत्या को, यानी सेक्शन 300 को निकाल दें, तो जो कुछ शेष बचता है वो हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानववध है। यानी अभी किसी ने ये लिखा है कल्पेबल होमोसाइड माइनस डेथ, ये कंप्लीट नहीं है, जो जिसने भी लिखा है इसको आप ऐसे लिखें, कल्पेबल होमोसाइड माइनस मर्डर इज इक्वल टू culpable homicide which is not falls in the category of murder, ठीक है। आपराधिक मानववध में से हत्या को निकाल दें तो जो शेष बचता है वो हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानववध है। तो ये पार्ट आपके लिए ज़रूरी इसलिए था कि आपसे ये गलतियां बहुत सारी होती हैं, ठीक है। और जो शुरू में मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया है, आप उस फ्लो चार्ट को फिर से एक बार, आप जब क्लास ऑफ हो जाए तो बहुत इत्मीनान से उसको पढ़िएगा और आप उसको देखेंगे कि वास्तव में ये थोड़ा अपने आप में नया है।
क्योंकि आपको अपराध से मैंने स्टार्ट किया है, अपराध से, और अंत जो है वो जो आपकी हत्या और इन सारी चीज़ों की जो लास्ट क्लास है वो इसमें है। चाहे वो राज्य के विरुद्ध अपराध हो, चाहे संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो, या जो कुछ भी है, वो सारी चीज़ें उसमें क्लासीफाई है। और यकीन जानिए, अगर ये फ्लो चार्ट आपने किसी क्वेश्चन के आंसर में आपने डिलीवर किया, पढ़ने वाला या देखने वाला या एग्जाम जो है वो आपसे बहुत प्रभावित होगा। मेरी बराबर कोशिश आपके साथ ये होती है कि मैं आपको कुछ नया दे सकूं, वरना बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे भरमार पड़ी हुई है, इस तरह के बहुत सारी जगह है जहां आप 4-5 लाख रुपए खर्च करने के बाद आप जाते हैं, ठीक है, वो सारी जगह हैं। तो मेरी कोशिश जो है वो ये है कि आपको कुछ अलग दे सकूं, और आपका प्रयास जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपनी पढ़ाई के लिए दें। क्योंकि विश्वास मानिए, जिस समय आप पैदा हुए होंगे, ठीक है, अबोध बालक, शिशु, मैं, आप, कोई भी, हर माँ और हर पिता उस समय आपके लिए कुछ सपने उसने संजोए होंगे, और हमें आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है कि अपनी मौज मस्ती के लिए, अपने थोड़े से आराम के लिए, अपने जीवन को आनंद उठाने के लिए हमें बिल्कुल हक नहीं है कि अपने माता पिता के उन देखे हुए सपनों के साथ हम समझौता करें। और मित्रों, साथियों, अनुजों, अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। बंद आंखों से सपने नहीं होते हैं, सपने वो हैं जो आपकी रात की नींदें खराब कर दें, आपको चैन से सोने ना दें जब तक वो सपना कंप्लीट ना हो। तो वो है ना, का चुपी साध रहे बलवाना। आप सब बलवान हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको आपका बल याद दिलाना है, आपकी क्षमता याद दिलानी है। किसी के अंदर कोई कमी नहीं है, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। 4300 क्यूबिक का दिमाग, ठीक है, 2 आंखें, नाक, जीभ, मुंह, सब कुछ परफेक्ट बनाया, उतना उसने बहुत कर दिया, ठीक है। और बस मेहनत करिए, हिम्मत बांधे रहिए, जीत अंत में निश्चित आपकी है। बस धैर्य बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए। किसी का कोई सवाल है तो बता दें, किसी के दिमाग में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, आपके साथ फिर कल शाम को मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।